क्या आप जानते हैं अभी हाल ही में दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर किस हद तक पहुंच गया है? यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी हद तक बिगड़ चुका है, जिससे लाखों लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या आप ये भी जानते हैं कि आपके वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं? इन 5 परतों का आपके शरीर पर इफेक्ट क्या पड़ता है? जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। ये वायुमंडल की परतें आपके मौसम और वायुमंडल को कैसे प्रभावित करते हैं? आपके यूपीएससी एग्जाम में, प्री और मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आप लोग हमारी वीडियो बने रहिए और हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वायु वाले चैप्टर को। आप ये देखेंगे हमारा वायु होता क्या है। वायु पृथ्वी के आसपास का वह आवरण है जो एक गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से खिंचा रहता है। आप चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, क्यों? वहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं है। इसलिए वहां पर जो भी यात्री जाते हैं अपने साथ वायु दाब वाले कपड़े या सिलेंडर लेके जाते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे बाद में। हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, ये वायु हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इससे सांसें तो लेते ही लेते हैं, लेकिन हमारे वायुमंडल में जो भी परिवर्तन होता है, बारिश का या कोई भी परिवर्तन होता है, वो निर्भर करता है वायु पर। इन्होंने देखो लिख दिया है, क्या आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। आप वायुमंडल को जानते होंगे, जो जो पौधों द्वारा निष्कासित की जाती है, उद्योगों द्वारा निष्कासित की जाती है। ये वायुमंडल पृथ्वी का एक कवच का काम करता है। वायुमंडल में ये ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली जो गैसें हैं, जो पृथ्वी से विकृत ऊष्मा है, उसको रोक के रखता है ये और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कारण इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसके अभाव में धरती, अगर ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना हो, तो अगर ये ना हो तो आपके जो पृथ्वी है इतनी ठंडी हो जाएगी, इस पर रहना असंभव हो जाएगा। लेकिन किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, अब देखिए कार से धुआं निकल रहा है ना, कारखाने से धुआं निकल रहा है और इनसे वायुमंडल में किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का। और इसीलिए इसको भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी से जो भी ऊष्मा निष्कासित होती है, जो भी ऊष्मा बाहर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऑब्जर्व कर लेती है और उसको रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और पृथ्वी का तापमान CO2 को बढ़ने से होता है। लेकिन ये जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ने में आप देखेंगे कि कार से धुआं निकल रहा है, कारखाने से धुआं निकल रहा है, मानव की और भी गतिविधियां हो रही हैं, तो ये पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से पृथ्वी पर जहां भी बर्फ जमी हुई है वो बर्फ पिघल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र की के ऊपर जाने पर या जहां पर बर्फ पिघली हुई है, जहां पर बर्फ जमी हुई है वहां पर बर्फ पिघल रही है, तो समुद्र स्तर में उसका जल का स्तर बढ़ रहा है। जब जल का स्तर बढ़ रहा है तो आसपास के क्षेत्रों में, जो तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है, तो वहां की जो गतिविधियां वो अवरुद्ध हो सकती हैं, है ना, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। भाई, जब वहां पर बाढ़ आ सकती है तो वहां पर कुछ पौधे, कुछ पशु, कुछ वृक्ष, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, क्योंकि बाढ़ आ सकती है।
तो इन्होंने ये बता दिया CO2 के बारे में। अब वायु में और क्या चीजें हम इसको और देख लेते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, सपोज दैट, और इसके चारों तरफ क्या है, ये वायु की परत है ना, ये वायु परत है। ये क्या है, ये वायु की परत है। अब जो वायु की परत है इसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव जीवित रह रहे हैं वो निर्भर किस पर है, वायुमंडल पर, क्योंकि वायुमंडल पर ऑक्सीजन गैस उसमें है, वायुमंडल में भाई ऑक्सीजन गैस उपस्थित है, इसलिए सांस के रूप में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जीव ऑक्सीजन गैस लेते हैं, इसलिए सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से जो भी प्रभावकारी हानिकारक किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें, उनसे वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। जो वायु परत है एक सुरक्षा का काम करती है, उसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। भाई ओजोन परत भी तो है वायुमंडल में, वो जब ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोक लेती है, हिस्सा वायुमंडल का वो भी है। तो अगर ये ना हो तो सूर्य की इतनी हानिकारक किरणें आएंगी जो पृथ्वी पर रहने वाली प्रजाति है उसको जला सकती है, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अगर वो वायुमंडल परत अगर ना हो तो पृथ्वी से जो भी ऊष्मा विकृत होती है ऊपर को उठी जाती है, तो सारी ऊष्मा चली जाएगी वायुमंडल से बाहर आकाश में, तो पृथ्वी पर शीतलन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी पर बर्फ जम जाएगी, फिर भी पृथ्वी पर जीवन रह पाना संभव नहीं है। इसलिए एक वायुमंडल एक पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए एक संतुलन व्यवस्था स्थापित करता है, मेंटेन करता है चीजों को। अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। पृथ्वी का जो तापमान है उस तापमान को मेंटेन करके रखा है मानव के, जीव जंतुओं के, वृक्षों के, पेड़ पौधों के रहने के लिए, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, यह है वायुमंडल का गठन संगठन। क्या है, वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, किन किन गैसों की मात्रा अधिक है, कितनी गैसें इसमें मिलती हैं, इस तरह से जो भी संगठन बनता है वो कहलाता है वायुमंडल का संगठन। तो पढ़ लेते हैं हम। देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने में के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। हम जिस वायु को अपने अंदर ले जाते हैं, सांस के रूप में अंदर ग्रहण करते हैं, उसमें कई गैसें मिश्रण होती हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। मैंने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं, सबसे अधिक मात्रा में। और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, आपकी नाइट्रोजन 78% पाई जाती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी जो गैसें हैं, हाइड्रोजन होगी, हीलियम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये कम मात्रा में पाई जाती गैसें, इनकी मात्रा कम होती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। क्या वायुमंडल में केवल गैसें पाई जाती हैं? अरे वायुमंडल में जो भी धूल कण होते हैं वो भी वायुमंडल में मिले हुए होते हैं, जल वाष्प भी इसमें मिला हुआ होता है, वाटर वेपर बोलते हैं उसे। चित्र 4.1 में वृत्तारेख दिया गया है जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। अब इसमें देखिए वायु के कितना परसेंट दर्शाया गया इसमें। देखिए, इसमें नाइट्रोजन है 78%, 78%, यानी कि देखिए पूरा वायुमंडल का संगठन दे रखा है इन्होंने, ये पूरा वायुमंडल का संगठन दे रखा है।
और इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? इस नाइट्रोजन की। कितनी किसकी है? नाइट्रोजन कितनी? 78%। अब इस ऑक्सीजन में जो आपको दिख रहा होगा इस नीले नीले बॉक्स में, इसमें ऑक्सीजन आपकी 21% है, जिसे जीव जंतु सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो अन्य सभी गैसें कितना है? 0.04%, जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये। आई होप आपको ये वायुमंडल का संगठन समझ में आया होगा। मतलब कितनी गैसों का मिश्रण पाया जा रहा है, कई गैसों को मिलकर जो भी एक मिश्रण बनता है, जो संगठन बनता है, वो होता है वायुमंडल का संगठन। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं। देखिए, जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस के साथ कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारे अंदर चली जाती है, यहां तक कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, लेकिन इसका उसमें जिक्र नहीं दे रखा उसमें, वो भी जाती है। लेकिन जो सांस के अंदर हमारे अंदर जो जाती ज्यादा मात्रा में, वो ऑक्सीजन होती है। और जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो और भी जो गैसें होती हैं, वो जब सांस को हम जब बाहर निकालते हैं तो वो उसके साथ बाहर निकल आती हैं। अंदर बचती है ऑक्सीजन, जो हमारे शरीर में जो भोजन होता है उसको पचाने में सहायक होती है। शरीर में जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। तो ये थोड़ा सांस में चला गया हमें, लेकिन हमें करनी अपने यहाँ की बात। चलो चलते हैं, देखते हैं। और फिर उससे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे हैं, पौधों को जीवन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की होती है। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यू कैन राइट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए आगे, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वे क्या करते हैं? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। अब देखिए, मृदा यानी मिट्टी में, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। मिट्टी में और कुछ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जो जीवाणु पाए जाते हैं ना, वो वायु से नाइट्रोजन लेकर के इसका रूप बदल देते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायता देते हैं, जिससे पौधा इसका प्रयोग कर सके। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में, और ऑक्सीजन से अधिक कौन सी मात्रा है इसकी? नाइट्रोजन की। कितनी? 78%। तो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में, यानी दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? ऑक्सीजन, दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि मनुष्य और पशु ऑक्सीजन लेते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो हरे जो पादप होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश जो संश्लेषण होता है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। इस तरह से वायु में जो ऑक्सीजन है ना, उसकी मात्रा समान रहती है। कभी ऑक्सीजन मात्रा का परसेंट 21% से कभी कम देखा है आपने? 20 देखा हो, 7, 18 देखा हो? नहीं, 21% ही दिखाया। जो कॉपी किताबें होती हैं जिसमें पढ़ते हैं, उनमें उसका परसेंट 21% ही रहता है ऑक्सीजन वायु का। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर हम वृक्षों को अगर काट देते हैं तो ऑक्सीजन वाला संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि पौधे CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं, है ना। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अपने भोजन के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और कौन? पशु। ये CO2 गैस को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यही बात उसमें बताई गई है।
मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। जो पादपों द्वारा जो गैस प्रयोग की जाती है उसके बराबर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो मनुष्यों और पशुओं द्वारा छोड़ी जाती है, वो कौन? CO2। जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। लेकिन ये संतुलन जो रहता है ना, ये CO2 और ऑक्सीजन के बीच में संतुलन, कभी कभी ये खराब हो जाता है। कैसे? कोयला की खदानें हैं, कोयला जलाते हैं, खनिज हैं, खनिज से जो भी तेल निकलता है उसका दहन करते हैं, तो इनसे जो जो ये ईंधन है, इन ईंधन को जलाने से क्या होता है, ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। क्यों? CO2 की मात्रा बढ़ने लगती है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। देखिए, वायुमंडल में प्रतिवर्ष, हर वर्ष कितना? करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अगर इतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, वायुमंडल में मिल रहा है, तो उससे संतुलन करने के लिए हमें वैसे ही रणनीति अपनानी चाहिए, उसी तरह की हमें पॉलिसियां बनानी चाहिए जिस पर सरकार काम कर रही है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। अगर CO2 का अगर आयतन बढ़ जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये इसको, मौसम को और जलवायु को प्रभावित करेगा। आई होप आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आई होंगी। अब देखिए, क्या आप जानते हैं क्या, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो क्या करती है? अभी मान के चलो ये वायु है, अभी वायु यहां पाई जा रही है इतनी मात्रा में, यहां तक। लेकिन वायु जैसी गर्म होती है तो वायु ऐसे फैलती है, जैसे ऊपर जाती जाएगी, ऊपर की तरफ। ऐसे फैलेगी, है ना? अगर वायु गर्म होती है ना, तो ऊपर को उठती जाती है और फैलती जाती है ना? ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु कैसी? सघन होगी और भारी होगी, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठंडी वायु सघन, यानी जो सघन का मतलब यह है संघनित होना, और वो ठंडी होती है तो भारी होती है। जो भारी होती है तो क्या होती है, वो नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है उसकी, और गर्म वायु ऊपर उठती है। ये बात कही है इसमें। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए हवा वहां आ जाती है। अब गर्म वायु ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है गर्म वायु, तो जो जगह बच रही है ना उस जगह की, उस जगह ठंडी वायु आ जाती है, क्योंकि हवा हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। तो मैं ये बात थोड़ा आपको डायग्राम से समझा दूं, है ना? तो आई होप आप अच्छे समझेंगे। देखिए, इफ यू नो, अगर आप जानते हैं कि हमारी जो वायु है उसका जो चलन होता है, प्रभाव होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब सर बताओ कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनता कैसे? तो बनता ऐसे है, देखिए, किसी स्थान का अगर तापमान अधिक है, भाई कोई स्थान है, किसी स्थान का तापमान अगर अधिक है, तो वहां अधिक है तो वायु गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी, उसके नीचे वाले स्थान पर लो प्रेशर बन जाएगा। अब सर वायु ऊपर उठती है, तापमान अधिक होता है, लो प्रेशर बनता है, वायु ऊपर उठती है तो तापमान ऊपर उठती है, तापमान कम बढ़ता है। कैसे होता है ये? भाई तापमान किसी स्थान का ज्यादा हो रहा है, वो कम हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए,
आप मानिए जैसे आपका ये तटवर्ती क्षेत्र है भारत का, महाद्वीपीय क्षेत्र, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब यहां पर जल भरा हुआ है ना, क्या है, यहां जल भरा हुआ है। क्या है, ये जलीय क्षेत्र है। अब आपको पता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो आपका धरातल है ना, धरातल, इस धरातल जल्दी गर्म होता है पानी वाले भाग की अपेक्षा, है ना। तो ये जो जो जलीय भाग है ना, ये कम गर्म होगा, है ना। और जो स्थलीय भाग है ना, ये जल्दी गर्म होगा। और इस सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। अब देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जब गिर रहा है तो जो जलीय वाला भाग है वो देर में गर्म हो पा रहा है, उस पर सूर्य का प्रकाश वो गिर रहा है जलीय भाग पर, तो वो ऊष्मा को धीमे धीमे ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसका आयतन अधिक होता है और पानी का भार, आप समझेंगे। अब ये जो स्थलीय भाग है ये जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। तो अब देखिए, अब ये जल्दी गर्म होगा नहीं, तो जब यहाँ का तापमान अधिक होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर, है ना। जब लो प्रेशर बनेगा तो ये हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी। हवा ऊपर उठ रही है तो ये जगह बचेगी खाली। अब यहां इसकी अपेक्षा यहां तापमान कम है तो यहां हाई प्रेशर होगा, और हवा हमारी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो हवा इस खाली स्थान की तरफ आएगी, यहां पे इस तरफ आएगी, और फिर ये भी हवा यहां गर्म होगी, फिर ये भी ऊपर उठेगी, फिर यहां तापमान यहां पर वायु दाब अधिक हो जाएगा, और यहां से हवा जो नीचे उतर रही होगी ना, यहां जगह खाली होगी, फिर ये हवा यहां पहुंचेगी, और फिर ऐसे ये सीधा चक्कर चलता रहता है, जिसे हम बाकर चक्कर बोलते हैं। तो वही बात उन्होंने समझाई है। और इसी चक्र की वजह से क्या होता है, बारिश होती है। तो आई होप आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा। चलते आगे। अब देखिए वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कौन कौन से वायुमंडल हैं। भाई जब वायुमंडल आपस में मिलेंगे तभी तो वायुमंडल की संरचना होगी। वही बात इन्होंने इसमें कही है, देखते हैं। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। हमारे वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये 5 वायुमंडल की परतें हैं जो कि आपके इसके चित्र में दिखाई गई। देखिए, आई होप आपको चित्र आपको दिख रहा होगा। तो ये है ना, ये पर्वत है आपके, ये आपके पृथ्वी पर स्थित है। तो पृथ्वी के स्थल भाग से, समुद्र तल से 10 से लेकर 14 किलोमीटर ऊपर तक आपका पाया जाता है क्षोभ मंडल। तो ये क्षोभ मंडल यहां तक हो गया, 10 किलोमीटर, 8 से लेकर 14 तक पाया जाता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई आपके क्षोभ मंडल की 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर तक होती है। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, पहला मंडल जो पृथ्वी के पास है। अब इसके बाद आप देखेंगे क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है
ये समताप मंडल क्या आता है? समताप मंडल, ये जिसमें आपके ये हवाई जहाज उड़ रहा है, देखिए। और इसकी ऊंचाई 40 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच होती है, ये आपके समताप मंडल की। और ये जो आपका मध्य मंडल है और जो समताप मंडल है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका समताप सीमा, ये सीमा जोड़ रही है। ऐसे ही आपके ये समताप मंडल को और क्षोभ मंडल में जोड़ने का काम क्या करता है? क्षोभ सीमा, ये दोनों को आपस में जोड़ती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आपके समताप मंडल के बाद आपका आता है ये मध्य मंडल। जो मध्य मंडल आपके 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और आपका ये मध्य मंडल और जो आपका वाह्य मंडल है ना, वाह्य वायुमंडल, ये मध्य मंडल और वाह्य वायुमंडल को जोड़ने का काम कौन करता है? आपकी मध्य सीमा, जो 80 किलोमीटर से थोड़ा ऊंचाई पर है, 90 से नीचे है। अब आपके इस मध्य मंडल के बाद आता आपका बाह्य वायुमंडल, और बाह्य वायुमंडल के बाद जो जो बाद बाकी जो मंडल बचा ना, वो आपका बहिर्मंडल हो गया, है ना, जो 100 किलोमीटर या 300 या 400 किलोमीटर के ऊपर होता है। कौन? बहिर्मंडल। तो आई होप आपको ये वायुमंडल के 5 पार्ट समझ में आए होंगे। इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए देखिए, क्षोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल है जो वायुमंडल की कैसी परत है? सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। कितनी? 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर तक जाती है। इसलिए इसकी औसत ऊंचाई बोली है उन्होंने 13 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम जो सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल में जो भी वायु है उसी से हम सांस लेते हैं, वही उसका हिस्सा है। आगे देखते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा हो गई, कोहरा हो गया, अभी सर्दी का मौसम में कोहरा कट रहा होगा, कहीं कहीं कोहरा हो गया, ओला वर्षा, कहीं कहीं ओला वाली बारिश हुई होगी अभी दिसंबर का महीना, तो इसी परत के अंदर होती है। इसकी क्षोभ मंडल के जो परत है उसमें क्या? वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि, ओला वर्षण और मतलब ओले वाली बारिश, जो बारिश ओलों के साथ हो रही हो। तो ये सारी घटनाएं किसके अंदर होती है? आपके क्षोभ मंडल में। अब क्षोभ मंडल हमने पढ़ लिया। जब क्षोभ मंडल हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे समताप मंडल। मैंने क्या कहा? आपको ज्योग्राफी रटने वाली नहीं है। यदि आप सही से कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो यकीन मानिए आप ज्योग्राफी नहीं रटेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी रटकर कोई अभी पास ही नहीं कर पाया। और यकीन मानिए एक बात मैं आपको यह भी विश्वास दिला दूं, यदि आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी कर ले जाते हैं तो आपको कोई भी एडवांस बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका प्री भी यहीं से क्वालिफाई होगा, आपका मेंस भी यहीं से क्वालिफाई होगा, और आपका इंटरव्यू भी यहीं से निकलेगा। अगर आप जीएस की बात करते हैं तो बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ओनली जीएस, ओनली जीएस की बात कर रहा हूं मैं, यकीन मानिए। इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए। हम आपको बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। बताओ इसमें क्या याद करना है तुम्हें? कुछ नहीं याद करना। एक बार आप खुद अपने आंखों से देखेंगे, जब एक बार जब पढ़ाएंगे अलग से, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग बने रहिए। देखिए, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। देखिए, ये आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है ना। अब क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग आपका, देखो क्षोभ मंडल यहां तक है, क्षोभ मंडल आपका यहां तक है। इस क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग कौन सा होगा? ये समताप मंडल, ये वाला, है ना। अब समताप मंडल की बात हो रही है, जो कितना है? 40 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। कौन? समताप मंडल। तो कहां रटना है? कुछ नहीं रटना भाई, कुछ नहीं रटना। बस समझना है, चीजों को समझना है। यहां पर देखना, आंखों से सुनना है, कान से ध्यान से सुनना है, नहीं रटना। अब देखिए, समताप मंडल की बात कर रहे हो, हमने चित्र में दिखा दिया। देखिए,
तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना? 40 से लेकर 50, लगभग इसे बोलेंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कौन? आपका समताप मंडल। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ना आप यहां पर बादल होते हैं, ना यहां पर कोई मौसम की घटना होती है, इससे मुक्त है ना। तो यह जो समताप मंडल है, यहां पर न तो आपको बादल, मौसम संबंधी घटनाओं से, ये कैसी है? ये मुक्त है, नहीं होते, कोई मौसम की घटना नहीं, या कोई बादल नहीं समताप मंडल में। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो वहां पर कोई मौसम नहीं, कोई बादल नहीं, इसीलिए तो हवाई जहाज आपके समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि उसको सामने का दिख सके। बादल में तो दिखता भी नहीं होगा उन्हें, इसलिए समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, यही कारण है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। जो आपका समताप मंडल है, उसमें क्या होता है? उसमें आपकी ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको रोकने का काम करती है। कौन? आपकी ओजोन परत, जो कहां पाई जाती है? आपके समताप मंडल में। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये बात आपको समझ आएगी। अब हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया, हमने समताप मंडल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आपका मध्य मंडल। क्या पढ़ेंगे? मध्य मंडल। देखिए, जो आपका समताप मंडल है, ये इस समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल आता है? ये मध्य मंडल, जो आपके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, मध्य मंडल। अब हम इसे देख लेते हैं, मध्य मंडल को। देखिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्यमंडल जो वायुमंडल की कौन सी परत है? यह तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। कितना? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कहां रटना बताओ? जो इसमें दिखाया गया हम वही बता रहे हैं, नहीं रटना। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने से जल जाते हैं। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं, वो इसी परत में आकर के जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं, क्या बातें हैं, कैसी? ये बात जो आपकी आगे की कक्षा की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उसमें सारी बात इस पर लिखी हुई है, हम वहां बताएंगे, है ना। अभी जो लेवल है ना, उसके हिसाब से चलिए। अब देखिए, वाह्य वायुमंडल, इसको देख लेते हैं। देखिए, मध्य मंडल के बाद आपका आता है बाह्य वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, और भी ऊपर पाई जाती है। देखते हैं। वाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, क्योंकि वहां पे वायु की उपस्थिति कम होती जाती है। वायु में उपस्थित गैसें, धूल कण, जलवाष्प, वही तो ऊष्मा को अवशोषण करते हैं, वही तो ऊष्मा को ऑब्जर्व करते हैं। जब वहां वायुमंडल में ये जब पाए नहीं जाएंगे, तो क्या होगा? तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है, क्योंकि ऊंचाई अधिक बढ़ रही है। और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक ये फैला है। और जो रेडियो संचार है ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इसका? वायुमंडल का। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी से जो भी प्रसारित रेडियो तरंगे हैं ना, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। इस परत में जो भी उपग्रह लगे हुए हैं ना, जो रेडियो तरंग वहां तक जाती है, उनको वापस कर देता है। इसलिए एक जगह की चीजें हम दूसरी जगह पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यही वजह है। अब बहिर्मंडल, अब कैसा मंडल है ये? अब वायुमंडल के बाद का जो मंडल बचा ना, वो आपका बहिर्मंडल हो गया, है ना, जिसमें आपको दिखाया गया। देखिए,
ये रहा, ये आपका बहिर्मंडल। आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें समझने के लिए कुछ है नहीं है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था यूपीएससी के में, यहीं से। सबसे जो बाहरी मंडल ना, बाहर मंडल, उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? आपके हीलियम और आपकी हाइड्रोजन। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। तो भाई आपकी यूपीएससी है ना, आपके यूपीएससी एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछता, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं होते, है ना। तो हम चाह रहे हैं आप एनसीईआरटी पढ़ लो। तो देखिए हम कितना आपका भला चाह रहे हैं, है ना। अब देखिए मौसम एवं जलवायु, इसको देखते हैं। मौसम और जलवायु को देखते हैं। देखिए, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा? धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा कि यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, अगर हम कल्पना करें कि हमारा शरीर क्या है, एक रेडियो है, और मस्तिष्क उसके परिवार, मस्तिष्क उसके स्पीकर, जो मस्तिष्क है क्या, स्पीकर। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है ना। तो रेडियो के जो बटनों से छेड़छाड़ करते हैं ना, वो आपका मौसम है। तो देखिए मौसम की कल्पना कैसे की है इन्होंने, है ना। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। प्रत्येक घंटे की, प्रत्येक दिन प्रतिदिन की क्या होती है? स्थिति होती है। क्या? वायुमंडल, है ना। ये मौसम, है ना। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है कि आज मौसम कैसा है, शाम को मौसम कैसा हो जाएगा, कितनी देर बाद तूफान आने वाला है, कितनी देर बाद चक्रवात आने वाला है ना, कब बादल होने वाला है। तो ये घटना क्या है? आपका मौसम। तो आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ाहट बना सकता है। जो गर्म मौसम और आर्द्र किसी को भी चिड़चिड़ाहट दे सकता है, क्योंकि उस मौसम में इंसान को पसीना आता है। आप मानिए कि गर्मी का मौसम, है ना, जैसे चौमास, जैसे सीजन आती है ना वर्षा वाली, तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश हो जाती है ना, बारिश होने के बाद तुरंत धूप निकल आए, तो क्या होती है? उमस होती है, और ऊपर से हल्का हल्का बादल हो। देखिए उमस होगी, उसमें कपड़े भी नहीं सूखते, पसीना निकलता रहता है। अरे हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, अरे हवा चले कहां से, है ना। उमस होती है उसमें। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है। अगर हवा चल रही हो तो मौसम हमको आनंद देगा, हमारे कपड़े भी जल्दी सूखते हैं, और हम घूमने की योजना भी बना लेते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम जो जैसे नाटक में जो दृश्य बदलता ना, वैसे ही मौसम दिन प्रतिदिन में बदलता रहता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। लेकिन लंबे समय में अगर वहां का मौसम है एक जैसा, उसी जैसा, तो वो क्या होता है? वहां की जलवायु है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब देखिए तापमान, देखेंगे आप। देखिए तापमान क्या है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। जब हम तापमान को अनुमान लगाते हैं ना, वो तापमान किसका होता है? वायुमंडल का। वायु वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। जो वायु है ना, वायु में जो भी तापमान मौजूद होता है, शीतलता होता है, तो इनका जो भी परिणाम निकलते हैं ना, उस परमाणु क्या बोलते हैं? उस परमाणु को तापमान कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का जो भी तापमान है वो दिन और रात के अनुसार नहीं बदलेगा, वो
ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। गर्मी की ऋतु आ गई, वर्षा की ऋतु आ गई, सर्दी की ऋतु आ गई, तो तापमान चेंज होता कि नहीं होता? वही बात उन्होंने कही है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। अब थोड़ा देखते हैं आतपन क्या होता है। आतपन अगर नहीं सुना हो तो आप इस शब्द को नोट कर लीजिए, आतपन को। देखिए, एक महत्वपूर्ण कारक है क्या? आतपन, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। इसको, तापमान के वितरण को। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, सूर्य से जो भी ऊर्जा आती है ना, जिसको पृथ्वी रोक लेती है, उसे आतपन कहलाती है। मतलब उसे हम आतपन बोलते हैं। आतपन बोलेंगे तो सूर्यातप। क्या होगा? सूर्यातप, आतपन। तो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है ना? देखिए, ये हमारा पृथ्वी है ना? थोड़ा हमने बना दिया है। तो तुम, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, है ना? चित्रमन देखिए, हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप उसको सुनिए ध्यान से। वो तो जो तो हम बना रहे हैं ना, देखिए। ये आपका सूरज है, देखिए। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में रहता है ज्यादातर। तो सूर्य का प्रकाश इन कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में पड़ता है, तो वहां गर्मी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ मौसम रहता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसे वो हम बोलते हैं, यानी गर्म क्षेत्र। अब जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाती हैं, और जहां सूर्य की किरणें कम मात्रा में पहुंचती हैं वहां का तापमान कम होता है। इसलिए ध्रुवों पर जमी रहती है बर्फ। इसलिए ध्रुवों पर यहाँ बर्फ जम जाती है। क्यों? यहाँ तक सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है, कभी कभी तो पहुंचता भी नहीं है। क्यों? सूर्य यहां से लेके यहीं तक ही चक्कर लगाता है बस। यहाँ यहाँ बस यही घूमेगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, यहाँ तक बस। और इसके बाद तो फिर ऊपर नीचे तिरछी प्रकाश पड़ता है सूर्य का, जिस पर ध्रुव की तरफ जाते जाते यहाँ ठंडा हो जाता है, और ठंडे तापमान की वजह से वहां पर बर्फ जम जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, ठीक है। तो तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या? अब तापमान, क्या अब आप समझ गए होंगे ये क्या होगा? देखिए, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? जो ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वो बर्फ से क्यों ढके हैं? इसीलिए यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहां कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, है ना? कुछ जो फसलें हैं वो अधिक तापमान को बर्दाश्त ही नहीं करती, वो अपनी उपज पैदा नहीं कर पाएंगी, वो नष्ट हो जाएंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। अब देखिए, आपकी गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं, ज्वार, ये जो फसलें हैं, गेहूं और जौ, ये अधिक तापमान को नहीं बर्दाश्त करेंगी। तभी तो गेहूं का जो मौसम है, गेहूं की जो फसल है वो ठंड को मांगती है, भाई ठंड दो से, तभी उसका फसल उत्पादन अच्छा होगा। क्या गेहूं को आपने, जो उत्तर प्रदेश का जो आगरा मथुरा ये क्षेत्र है, क्या यहाँ पर आपने कहीं गेहूं को गर्मियों में उगाता देखा है? नहीं। गेहूं गर्मी में, यानी मार्च अप्रैल में काटे जाते हैं। क्यों? जब वो पक जाते हैं, फरवरी मार्च आ जाते हैं, उसकी फसल पक जाती है गेहूं की, और ठंड में वो अपनी वृद्धि करते हैं ना। तो ऐसी फसलें जिनको गर्मी चाहिए ही नहीं। अब देखिए, गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। अब भाई साहब, ये गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है? देखते क्यों होता है। देखिए, दिन के समय में
एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, है ना। पक्की सड़कें होती हैं, पक्के मकान बने हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, है ना। तो क्या है, ये एसाफेल्ट है, डाबर से और जो कंक्रीट से जो भी सड़कें बनी होती हैं ना शहरों में, सड़कें धातु और कंक्रीट से बने भवन मार्ग, भवन गर्म कैसे हो जाते हैं, भवन गर्म हो जाते हैं। वो अब गर्म हो गए, अब क्या होता है, रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। अब जो दिन में जो भवन गर्म हुए, सड़कें गर्म हुई, अब वो रात के समय अपनी ऊष्मा को निर्गत करेंगे, है ना, विकृत करेंगे, ऊष्मा छोड़ेंगे वो रात के समय। तो रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन को गर्म वायु को रोक लेते हैं। अभी नगर है, नगर में जो भी ऊंचे भवन होते हैं, ऊंचे भवन, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, घनी बस्ती होती है ना, तो जो वो वायु निकलती है ना, उसको रोक रखते हैं। और आबादी भी अधिक होती है, वाहन भी वहां अधिक चल रहे हैं, आबादी ज्यादा है, तो क्या होगा, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, है ना। अब देखिए इसमें दे रखा क्या आप जानते हैं कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट शब्द है। तो सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर तो उबलता है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे अच्छे से, है ना, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अब देखिए, अब देखते हैं वायुदाब। क्या वायुदाब क्या है, एयर प्रेशर, है ना। देखिए यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। हमारे जो शरीर है, इस शरीर पर वायु उच्च दाब के साथ बल लगाती है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि वायु हमारी एक जगह बल नहीं लगाती, वो उस बॉडी है जो हमारी जो है उसके चारों ओर बल लगाती है, इसीलिए हम महसूस नहीं करते। और महसूस क्यों नहीं करते, कि हमारा जो बॉडी है ना, ये भी उसको प्रतिक्रिया बल देती है, ये भी बाहरी तरफ बल लगाती है ना। किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। आगे देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, जो पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो वायु का जो दाब लगेगा ना, वो क्या कहलाता है, वायु दाब कहलाता है, एयर प्रेशर कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जैसे जैसे वायु, अब देखिए वायु ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे वायु हमारी ऊपर उठ रही है ना, तो क्या होगा, इस वायु का तापमान गिरता जाता है। जब वायु का तापमान गिरेगा तो वायु फैलेगी, वायु फैलेगी, वायु का स्थान अधिक होगा तो वायु दाब भी कम होगा, है ना। तो जैसे हम 1000 मीटर ऊपर बढ़ जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस में ये तापमान गिर जाता है 1000 मीटर जाने पर, है ना। तो फिर आगे क्या होता है देखते हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है ना। समुद्र पर स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्या होता है, ये पीडीएफ थोड़ी भरी हुई है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, पीडीएफ थोड़ी भरी हुई है। अब देखिए वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब तेजी से गिरने लगता है,
है ना। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर यह घटता जाता है। समुद्र जो स्तर है वहां पर वायु दाब अधिक होता है, क्यों? वहां पर स्थल की अपेक्षा वायुमंडल स्तर की अपेक्षा सागरी भाग कम गर्म होता है, वहां तापमान को अवशोषित ऐसा करता है, पर उसका जो एब्जॉर्ब क्षमता है ना, वो जल्दी ठंडा जल्दी गर्म नहीं होता, वो देर में ठंडा देर में गर्म होता है। वायु वाले भाग जो आपके स्थलीय भाग की अपेक्षा जो जलीय भाग है उनकी बात हो रही है, तो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म होंगे जल्दी ठंडे होंगे, है ना। तो इस वजह से जो वायु जो है वो समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। तो ये वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह कैसा होता है, घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है ना। किसके द्वारा? जो वायु के ताप होता है ना उसके द्वारा। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान जहां होता है वह वायु गर्म होगी, गर्म होकर कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और जहां तापमान ठंडा होता है वह वायु संघनित होकर के वो उसी जगह नीचे रहने का काम करती है और जो गर्म वायु उसको ऊपर उठा देती है। और फिर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु चलती है। अब यह निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। जो निम्न दाब वाला क्षेत्र है वो वायु ऊपर उठेगी, जब वायु ऊपर उठेगी तो वहां पर क्या होगा, निम्न दाब होगा और बादल युक्त आकाश, और बादल बनेंगे। वायु जब ऊपर जा रही है अपने साथ जलवाष्प को लेकर जा रही है तो वहां पर बादल बनाएगी ऊपर जाके, है ना। जब बादल बनाएगी तो उसमें नम मौसम के साथ जुड़ा होता है ना, उसमें आर्द्रता होती है। अब देखिए कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी होती है। जहां तापमान कम है वहां पर वायु कैसी होगी? ठंडी होगी। और इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। मैंने कहा था जहां तापमान अगर कम होता है तो वायु वहां पर संकुचित होगी, संकुचित होगी, और वहां पर वायु भार अधिक होगा जिससे वायु दाब अधिक होगा, है नहीं। जैसे वायु ऊपर है फैली हुई है, अगर वहां पर ठंडी अवस्था है तो वायु ऐसे होगी, ऐसे संकुचित, है ना। फिर ये जिसका प्रेशर इस जगह पड़ेगा फिर क्या होगा, यहाँ पर वायु दाब होगा, है ना। अब देखिए भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। भारी वायु क्या करती है? नीचे उतरते हुए उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, मतलब हाई प्रेशर का जोन बनाती है। और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। जब हमको आकाश साफ दिखता है ना तो आप ये मानिए कि ऊपर से वायु नीचे उतर रही है। अगर जब बादल बन रहा है ना तो आप ये समझिए कि वायु नीचे से ऊपर की ओर उठ रही है और आपको गर्माहट महसूस होगी, गर्मी से महसूस होगी। जब वायु वायु ऊपर से नीचे उतरती है ना तो आपको ठंडी ठंडी ठंडापन महसूस होता है ना। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है ना। वायु क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये सारी बात मैंने स्टार्टिंग बता दी है ना, इसीलिए शुरू से बने रहो वीडियो में, आपको सारी बात समझ में आएंगी। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है? ये तो आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं चांद पर, अतः वहां वायु दाब भी नहीं है। जब वायु नहीं है तो वायु दाब होगा कहां से? अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं, जिसमें जिन पोशाकों में हवा भरी हो वो पोशाक पहन के जाते हैं अंतरिक्ष यात्री। कहां पर? चंद्रमा पर, है ना। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्तस्राएं फट सकती हैं। मतलब शरीर से बाहर की तरफ बल लगता है, ये शरीर है ना हमारे ये बाहरी तरफ बल लगाती हैं, इसलिए वो
वायु वाले पोशाक पहन के जाते हैं ना, जिससे शरीर के जो बल लगता है उसको दाबे रखती हैं, दाबे रखती हैं, है ना, जिससे क्या हो, उनका शरीर सुरक्षित रहे, उसकी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं ना फटे, क्योंकि शरीर विपरीत दिशा में बल लगाता है। अगर वायुमंडल ना हो, अरे कभी कभी लगता है गर्मी लग रही है, हाँ उल्टी आ रही है, क्यों? वायु दाब कम हो गया, वायु प्रेशर कम हो गया। अब समझ में आ रहा होगा आपको। उनकी रक्तस्राव फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं, है ना। अब देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी यानी पछुआ पवन कहते हैं। इसमें इतना ही दिया गया है। अब देखिए पवन क्या होती है। पवन देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट? ठीक है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। पवनें भी काम करती हैं। क्या काम करती हैं? देखिए क्या काम है पवनों का। देखिए, जब यह सड़क पर गिरी पत्तियां जो होती है ना, जो सड़क पर जो पत्तियां गिरी होती हैं, तो जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो कभी कभी जब पवन धीरे बहती हैं तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। तो महीन धूल, धुएं, पेड़ों की पत्तियां, पेड़ों को उखाड़ना, ये काम पवन के हैं, है ना। तो कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है ना। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। जो पवन है जो तेज चलती है, क्या आप उस तेज पवन में छाता लेकर चल सकते हैं? नहीं, टूट जाएगा। ठीक है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। तो पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए, स्थानीय पवनें जो लोकल स्तर पर चलती है ना। जैसे इसमें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। इसमें दे रखा है कहीं पर चित्र में। इसमें नहीं है। अब देखिए, व्यापारिक पश्चिमी है ना एवं पूर्वी स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो ये होगी स्थायी पवनें, परमानेंट, है ना। जैसे इसमें ये दे रखा है, ये आपका 0 डिग्री से 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है ये, और ये आपके भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ये इसको बोलते हैं। और ये कर्क रेखा है, ये वाली, ये, है ना। इसको थोड़ा मैं समझा दे रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, है ना। देखिए, ये आपका सूर्य है, क्योंकि आपको इधर आगे और नहीं दिखेगा इसलिए मैंने इधर बना दिया है ना। आप मान लीजिए यहां सूर्य है ना। तो आपका सूर्य प्रतिवर्ष इस आपके कर्क और मकर रेखा के बीच की जो दूरी है, यहां पर उसका प्रकाशवान होना ज्यादा देर तक रहता है, मतलब ज्यादा समय के लिए होता है, मतलब वो यहां से वहां तक ही चक्कर लगाता है। और शेष ध्रुव पर, शेष ग्लोब पर इसका प्रकाश तिरछा पड़ता जाता है यूं करके। और यहाँ पर जो विषुवत रेखा जो है आपकी और कर्क रेखा मकर रेखा बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर इसका सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, तो गर्माहट ज्यादा होगी। अब देखिए, जो आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है, डोल्ड्रम वाला, ये यहां पर इतना अधिक तापमान होता है ना, इतना अधिक तापमान होता है कि वो वहां की हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है, और वहां पर शांत मौसम हो जाता है ना। तब क्या होता है, जब यहाँ लो प्रेशर बनता है ना, तो इस हाई प्रेशर की तरफ से ये लो
प्रेशर की तरफ ये हवाएं आती हैं, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ, है ना। तो ये होगी आपकी उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें, मतलब कैसी, उत्तर की साइड से और पूर्व की साइड से जो भी पवनें आ रही हैं, तो इसलिए उनको बोला है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब यहां पर लो प्रेशर है, तापमान अधिक है ना, तो यहां लो प्रेशर होगा, और यहां हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर या हाई प्रेशर, है ना, या हाई प्रेशर या लो प्रेशर या हाई प्रेशर। अब देखिए, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, देखिए, है ना, ये हवा आ रही है, हवा यहां आती जा रही है, और सूर्य के प्रकाश से जो वहां का तापमान गर्म हो रहा है, हवा ऊपर को उठती जा रही है, हवा ऊपर उठ रही है, ठीक है। अब हवा ऊपर उठ रही है, लेकिन हवा ऊपर उठकर कहां तक जाएगी, ठंडी तो होगी जाकर के ऊपर। जब हवा जब ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो फिर नीचे उतरना शुरू करती है जब हवा, और इधर पृथ्वी घूम रही है यूं करके, इधर पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो हवा आपके जो उपोष्ण उच्च दाब वाले क्षेत्र है ना, अक्षांश, इन अक्षांशों पर उतरना स्टार्ट करती है, यहाँ हवा उतर के इन पर आती है, उतर के इन पर, इस जगह पर हाई प्रेशर की तरफ, यहाँ पे, है ना, ये हवा यहाँ पे आती है, ठीक है, हवा यहाँ उतरने लगी। अब हवा उतरने से यहाँ प्रेशर बढ़ा, है ना, हाई प्रेशर हुआ यहाँ पे। अब हाई प्रेशर से हवा इस साइड भी जाएगी, और हवा इस साइड भी आ रही है, देखिए हवा इस साइड भी जा रही है, देखो जा रही है नहीं जा रही, और इस साइड भी आ रही है, इधर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो यहाँ लो प्रेशर बनना है ना, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर जो हाई प्रेशर है, जो उच्च दाब क्षेत्र ध्रुवीय ध्रुवीय भागों में, यहाँ क्यों, क्योंकि यहाँ बर्फ ढकी हुई है, ठंडा मौसम है, इसलिए यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र है वायु वाला, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर से हवा इधर से यहाँ पे भी आती है, देखो लो प्रेशर की तरफ आ रही नहीं आ रही, बस यही चक्कर चलता रहता है, इधर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है। वैसे मैंने इसको पूरा समझा दिया है, और यही प्रक्रिया देखिए आपके दक्षिणी गोलार्ध में, है ना, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ पर विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में क्षेत्र है, कैसा लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर में हवा हाई प्रेशर से जाएगी लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी, देखो जा रही है ना, ये जा रही है, इसको बोलते हैं कौन, क्या, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। अब देखिए, अब हवा गर्म उठ रही है ऊपर हो गई, है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, कोरियोलिस बल लगता है, ये सारी चीज हम बाद में बताएंगे, फिर ये झमेला पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा तुम्हारी। तो फिर ये हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है, फिर नीचे उतरती है, तो ये हवा जब यहाँ उतरती है तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर से फिर हवा लो प्रेशर की तरफ आ रही है, देखिए आ रही नहीं आ रही, आ रही है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, इसलिए यहां पर उपोष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश बोलते हैं, है ना, सनातन पछुआ पवन बोलते हैं इसे, सनातन पछुआ पवन। अब देखिए, यहाँ ध्रुवीय क्षेत्र है, ठंडा तापमान है, हाई प्रेशर बन रहा है, तो यहां से भी हवा हाई प्रेशर के से लेके लो प्रेशर की तरफ जाएगी, देखिए जरी जरी, इसे बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी पवन, यानी इसे बोलते हैं अधो ध्रुवीय निम्न दाब, है ना। ऐसे यहाँ पर जब हाई प्रेशर से, यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर हाई प्रेशर होता है, इस हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर जो 60 अंश उत्तरी अक्षांश पर होता है ना, इसके आसपास, तो इस 23.5 डिग्री से हवा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाती है, तो वहां 60, वहां 67, 66 बोलते हैं, जैसे यहाँ पर, यहाँ लिखा है 60, तो 66 अंश उत्तरी अक्षांश की तरफ जाती है, वहां होता है लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं सनातन पछुआ पवन, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब हॉर्स अक्षांश, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र, या जो ध्रुवीय पवन आ रही है, देखो ये उच्च दाब वाली, वहां हाई प्रेशर है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको और बता दे रहा हूँ, बताऊंगा अभी इसको और, है ना, ये तो इस पर दिया गया है, मैं अपने अलग से बताऊंगा डायग्राम, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं ना।
मौसमी पवन है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। जो मौसमी पवनें है ना, क्या करती हैं? ये मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें देख सकते हैं आप, तो क्या करती हैं? ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा को बदल देती हैं। अब देखिए स्थानीय पवन, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं ना। जैसे अपने यहाँ पर लू चलती है, आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बोलते हैं गर्मी में लू चल रही है या ठंडी हवा चल रही है अभी, तो ये आपके स्थानीय पवनें हो गई। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। जैसे गर्मी में मार्च अप्रैल में चलती है, अब मई मई जून में लू चलती है ना, तो किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए एक स्थल एवं समुद्र समीर, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिससे हम लू बोलते हैं? देखिए, तो इसी चीज को मैं थोड़ा और समझा दूंगा ना, थोड़ा और समझा दूं। देखिए, ये आपका मानो पृथ्वी है, क्या? पृथ्वी है। और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखी है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुवीय अक्षांश है। ये आपको दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। ये भी आपके 23.5 डिग्री है ना, 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये आपका 90 है दक्षिण अक्षांश। अब देखिए, जो यहाँ वाला क्षेत्र है ये आपका लो प्रेशर होता है, ये आपका हाई प्रेशर, ये आपका लो प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर है ना। यहाँ भी आपका हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ये क्योंकि इसमें जगह नहीं है ना इसमें, इसलिए मैं आपको अलग से समझाता ना, बड़ा बड़ा तो ज्यादा साफ दिखता है, पर आप समझ लीजिए फिर भी, है ना, कॉन्सेप्ट आप देखिए। अब देखिए यहाँ पर लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर वर्ष के अधिकतम समय में यही रहता है, मतलब पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश इसी आसपास में रहता है, इसलिए सूर्य की प्रकाश किरणें सीधा इसी पर पड़ती हैं, और यहाँ पर तक तिरछी होती जाती हैं, ये है ना, ये तिरछी होती जा रही है। देखिए, तब जब ये यहाँ लो प्रेशर है, हमने आपको बताया कि आपकी हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जो हवा है ना, इस हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है, इसे बोलते हैं पूर्वी विषुवत रेखी पवन, है ना। अब ये हवा यहाँ पर आ रही है, इकट्ठी हो रही है, यह सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो जब गर्म होता है तापमान, तो हवा ऊपर की ओर उठती है, हवा ऊपर उठ रही है, ये देखो हवा ऊपर उठ रही है ना, ये हवा ऊपर उठ रही है। अब ये हवा ऊपर उठ रही है, तो भाई कब तक ऊपर जाएगी? ठंडी तो होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, जब भारी होगी तो नीचे उतरना शुरू होगी, जब नीचे उतरना शुरू होगी, वो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है हमारी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी ना पश्चिम से पूर्व, तो ये हवा ऊपर से इन हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों पर उतरने लगती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश पर, है ना। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, पर हवा हाई प्रेशर पर लो प्रेशर पर जाती है, देखो जा रही है लो प्रेशर, जैसे हम पछुआ पवन बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? पछुआ पवन है। और इधर जो हाई प्रेशर है ना, ये हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर से हवा प्रेशर स्टार्ट आती है लो प्रेशर तरफ, देखिए जाएगी लो प्रेशर की तरफ हवा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ये चक्कर चलता रहता है। अब इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हमारे जो आगे वाले चैप्टर है ना उसमें समझेंगे, क्योंकि इतना ही बताया गया इसमें, ज्यादा आप अभी पढ़ोगे ना झमेला फंस जाएगा, समझ में नहीं आएगा, इसलिए। अब देखिए, चक्रवात प्राकृतिक आवेश देख लेंगे, है ना।
तो देखिए भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा, आप इसे वैसे पढ़ना चाहो पढ़ लो, वैसे इसमें पुरानी बात दे रखी है ना, समझने के लिए पढ़ लीजिए इसे, है ना। फिर इसमें और जो चीजें दे रखी है हम उसको पढ़ेंगे। देखिए भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। ठीक है, जो बंगाल की जो खाड़ी है ना, उससे जो चक्रवात बन के उठते हैं, उससे कहां पर, उड़ीसा में खतरा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, है ना, पुरानी घटना ये ना। 19 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। पढ़ लो, जब दे रखा है तो क्या है ना। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई थी, है ना। भाई उससे हानि भी तो होगी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही है, बताइए, 36 घंटे से ज्यादा समय तक, और 260 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ सकते हैं ना कितना विनाश किया होगा इसने। और 36 घंटे, एक दिन और रात, फिर एक दिन। तो तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवन तथा अन्य घरों की छतें ये छतें उसने उड़ा दी थी। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीग्राफ लाइनें पूरी तरह से कट गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही थी, है ना। चक्रवात आए तो कितने दिन तक, 3 दिन तक वर्षा होती रही थी इसमें। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई थी। उड़ीसा की जो प्रमुख नदियां थी, उड़ीसा की जो प्रमुख नदियां थी, उन प्रमुख नदियों में क्या हुआ, बाढ़ आ गई थी। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खाड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। जो भी फसल खड़ी थी धान की, वो नष्ट हो गई। देखिए 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं पालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। थोड़ी कहानी टाइप में ना, पुरानी कहानी, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करा ना, जो चीज समझाने की थी मैंने समझा दी। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। देखिए धान, सब्जियां एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गई, है ना। भाई लवणता थी ना, लवणता वाली, जहां लवणता बन जाती है ना, जहां नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वह क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाता है, लवणीय क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाते हैं। तो ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो जाए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारदीप एवं कोकडार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो ये थी एक कहानी टाइप में जो 1999 की थी, वो हमने पढ़ ली। अब देखेंगे आर्द्रता क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है ना। आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, है ना। देखिए जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, पृथ्वी पर जो जलाशय हैं, वहां से पृथ्वी पर जो जल जलाशय से वाष्पित होता है, जलवाष्प बन जाता है, तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो वायु में जो जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ठीक है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। वो दिन हमारा आर्द्र दिन होगा, मतलब ह्यूमिडिटी वाला दिन होगा। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, वायु जैसे जैसे गर्म होती है,
तो जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। भाई वायु गर्म होगी तो जल को ज्यादा अवशोषित करेगी ना, जल को भाप बनाएगी, उसको अपने साथ मिलाएगी, है ना। तो वही लिखा है कि जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो उसकी जल वाष्प की धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्रता हो जाती है। जितनी वायु गर्म होगी और वो गर्म वायु जलमंडल के ऊपर से गुजरती है ना, जल वाले भाग से ऊपर गुजरती है, तो वहां से नमी को अवशोषित कर लेती है, वहां के जल को भाप में बदल देती है और उसको अपने साथ मिला लेती है। जितनी गर्म होगी उतनी नमी को आकर्षित करेगी, वो उतना जलवाष्प बनाएगी और अपने साथ रखेगी उसे। वही बात कही उन्होंने। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, जब ह्यूमिडिटी हो रहा है, मतलब जब लग रहा हो कि हाँ कुछ पसीना आ रहा है शरीर में से, तो उस दिन में कपड़े भी नहीं सूखते। एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है ना, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है ना, तो जैसे हम बता रहे थे ना, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, तो जलवाष्प ऊपर उठकर ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो जलवाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। जलवाष्प ठंडा होगा, ठंडा होकर जलवाष्प संगठित होंगे, इकट्ठे होंगे, तो जल की बूंद बनेगी, है ना। और बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। तो बादल में जो पाई जाती है बूंदें छोटी छोटी सी, इन्हीं का एक समूह होता है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तिर ना सके, तब ये बरसड़ के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो जो वायु में जो जल की बूंदें तिर रही होती है ना, तब वो इतनी जब हो जाती है कि वो अब वायु में उनका तैरना संभव नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आना गिरना शुरू कर देती हैं। जब पृथ्वी पर गिरना स्टार्ट कर देती है तो उसी को बारिश बोलते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। आपने हवाई जहाज उड़ता हुआ देखा होगा आसमान में, तो देखते हैं पीछे पीछे सफेद सा धुआं सा छोड़ देते हैं ना, तो सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। इनके इंजनों से जो नमी निकलती है कैसे संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, फिर गायब हो जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसड़, पृथ्वी पर जो जल के रूप में जो जो बरसड़ गिरता ना, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसड़ वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो भूमिगत जल है ना, वो ज्यादातर किससे प्राप्त होता है ज्यादातर वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे क्या करते हैं? पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, जल को बचाने में मदद करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, जल का रखरखाव करते हैं। कौन? पौधे। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, जब पहाड़ियों से जब पेड़ काट दिए जाते हैं, तो वर्षा जल अनावर्त पहाड़ों से नीचे बहता है। वर्षा जल क्या करता है? वर्षा जल उन पहाड़ों से नीचे बहता है ना, एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। तो क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: सम्मेनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। अब देखिए, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे तथा जीव जंतु जिंदा रहेंगे तो उसके लिए वर्षा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। एवं इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। किससे? वर्षा से धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है, ताजा जल। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी, तथा सूखा हो तो इसके विपरीत, अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ये तो भाई नॉर्मल बात है, इसमें क्या समझाना है? ठीक है, ये तो बात आपकी समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं ना, ये थोड़े बता दूं। सम्मेनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, है ना। देखिए, हम थोड़ा शुरू कर रहे हैं समझना इसको, समवहनी वर्षा को। इसको समवहनी वर्षा को। अब देखिए, ये जो धरातल है ना, ये पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, पृथ्वी का धरातल है, सूर्य का प्रकाश पड़ा इस पर सीधा सीधा, है ना। तो
पृथ्वी की धरती पर जो भी जलाशय होंगे, नदियां हो रही होंगी या तालाब होंगे या नहरें होंगी या झील होगी, तो उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो होते हैं गर्म, गर्म हो जाते हैं। और जब वो गर्म होते हैं तो क्या होता है, गर्म होकर के यहाँ का जल वाष्पित होता है। गर्म जल होगा, क्या होगा, वाष्पित होगा, और वाष्पित होकर के ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा जल, जिससे ऊपर उठेगा ना, तो ऊपर जाते समय हमने बताया कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। फिर ये जो जलवाष्प थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होती है, फिर ये ऊपर जाके ये ठंडा होती है तो ये बादल बनाती है, और इसी बादल में वर्षा की बूंदें इकट्ठे होती हैं। जब वर्षा की बूंदें जब बादल में तैर नहीं पाती हैं तो वर्षा के रूप में उनको जमीन पर बरसना पड़ता है। तो ये जो बारिश हो रही है क्या है, ये संवहनी वर्षा है। कैसी वर्षा है, संवहनी वर्षा है। और ये संवहनी वर्षा कैसे होती है मैंने बता दिया। तो ये गर्म वायु जगह होती है ना, जहाँ गर्म वायु क्षेत्र होते हैं, वहां पर ये वर्षा संवहनी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं पर्वतीय वर्षा। देखिए पर्वतीय वर्षा, अब जैसे ही बादल बने और बादल बनकर के ये है ना, ये आर्द्र वायु ये पर्वत से टकराई, पर्वत से जब ये टकराती है तो इसका और ऊपर की ओर उठना स्टार्ट हो जाता है। भाई बादल फिर ऊपर और उठ जाते हैं, जब बादल थोड़े ऊपर और उठ जाते हैं तो वही उनका तापमान में कमी आती है, वायु का तापमान कमी हुई, वायु में जो भी ये जलवाष्प है ना वो बूंदों में इकट्ठा हुआ, और जब बूंदे में जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या करता है, बारिश करता है, ये है ना। तो इसे हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पर्वतीय वर्षा। अब देखिए चक्रवाती वर्षा क्या है। चक्रवाती वर्षा देखिए, अब जब आपकी गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है, जैसे ये है, यहां सूर्य का प्रकाश है, मान के चलो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है यहां पर, यहां, ठीक है। अब जल वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वहां जलवाष्प बनेगा, जलवाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, जलवाष्प बनेगा। तो जलवाष्प बनेगा तो वायु में नमी आ गई, नमी वाली वायु हल्की होती है, वो ऊपर की ओर उठती है, तो वहां निम्न दाब का उत्पन्न होगा, मतलब निम्न दाब वायु क्षेत्र जनरेट होगा। तो जैसे यहाँ पर निम्न वायु दाब क्षेत्र होगा तो जो आसपास की जो हाई प्रेशर वाली जो वायु क्षेत्र होते हैं वहां से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो फिर जब हवा ठंडी वायु इसकी तरफ आती है ना, यहाँ जो आ रही है, फिर इस गर्म हवा को यानी नमी वाली हवा को और ऊपर उठा देती है। जब वो इसको और ऊपर उठा देगी तो जैसे जैसे ये बादल ऊपर की तरफ जाएंगे, जलवाष्प ऊपर तरफ जाएगी, तो क्या होगा, ये वहां पर ऊपर जाने पर हमने आपको बताया कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। ऐसे ये क्या होता है, जब जलवाष्प संघनित हो जाती है ना, जब वर्षा की बूंदें बन जाती हैं तो फिर ये वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। पर जैसी ठंडी वायु पहुंची फिर ये भी गर्म हुई, ये ऊपर उठी, फिर बारिश हो गई। तो ये चक्कर चलता रहता है, इसी हम बोलते हैं चक्रवाती वर्षा। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कुछ भी लगता है समझाना हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको फिर दोबारा बताएंगे, क्योंकि जो टॉपिक है ना ये कॉन्सेप्ट टॉपिक है, इसमें रटने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप हमको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको अगले दिन फिर समझा देंगे इसी चीज को। आई होप हमारी बात समझ में आई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिनिश, सारी बात हमने इसमें कर ली है ना, सारी बात हमारी इसमें हो गई है। और फिर भी यदि आपको लगता है कि हाँ सर हमको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको फिर बताएंगे, क्योंकि ये समझने वाला, अगर तुमको ये समझ में आ गया तो ज्योग्राफी आपके उंगली पर नचेगी, ज्योग्राफी का आप मुरीद बन जाएगी। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, और आप अपने, ये हमारा नहीं ये आपका है, ये आपका अपना नंदिनी IAS यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों को भेज दीजिए। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मन से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।